नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो यह बात आजादी के 5.5 महीने बाद की है, और वो तारीख थी 29 जनवरी 1948, और वह जगह थी अमृतसर। बंटवारे के बाद पूरे उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव था, और उसी समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमृतसर पहुंचे थे। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि हम आरएसएस को जड़ मूल से नष्ट करके ही रहेंगे, यानी आरएसएस के नाम को भारत से मिटा देंगे। पंडित नेहरू ने यह इसलिए कहा था क्योंकि वो अपने अंतर्मन की गहराइयों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नफरत करते थे। वो हर हाल में संघ को कुचल कर रख देना चाहते थे। तो जब नेहरू ने अमृतसर में यह कहा कि हम आरएसएस को जड़ मूल से नष्ट करके रहेंगे, तो यह बात बिजली की गति से पूरे देश में फैल गई। और जाहिर तौर पर इस बयान की खबर आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर तक भी पहुंच गई। और देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने आरएसएस को जो धमकी दी थी, उस पर पलटवार करते हुए गुरु गोलवलकर ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा कि आरएसएस पर होने वाले सभी हमलों को हम विफल कर देंगे। आरएसएस का कार्य किसी की कृपा से नहीं बढ़ा है, और किसी की बुरी नजर से वो समाप्त भी नहीं होगा। तो नेहरू ने जिस भाषा में आरएसएस को धमकी भरी चुनौती दी थी, ठीक उसी भाषा में गुरु गोलवलकर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित नेहरू और गुरु गोलवलकर के इस किस्से को आज हम 77 साल बाद क्यों सुना रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर एक राज्य में आरएसएस को दबाने और कुचलने की कोशिश हो रही है, और इन कोशिश करने वालों को आज हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे कि जो काम पंडित नेहरू 77 साल पहले नहीं कर पाए, क्या वो काम आज एक राज्य का मंत्री 2025 में कर पाएगा। तो आइए आज के सबसे बड़े सवाल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आरएसएस अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है, लेकिन कुछ लोगों को आरएसएस के शताब्दी वर्ष का यह उत्सव रास नहीं आ रहा है। इसलिए अब वो आरएसएस के खिलाफ नए नए कदम उठा रहे हैं, और इसकी शुरुआत की है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों और राज्य सरकार की जमीनों पर आरएसएस समेत किसी भी संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर यह मांग रखी है, जिसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला ले लिया है। लेकिन प्रियांक खड़गे यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस की गतिविधियों में शामिल सरकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें सस्पेंड भी किया जाएगा। प्रियांक खड़गे का आरोप है कि उन्हें इस मामले को लेकर धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो आजादी के बाद से ही आरएसएस के पीछे पड़ी है, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। तो अब प्रियांक खड़गे जैसे लोग आरएसएस का क्या कुछ बिगाड़ लेंगे। This is the standard operating procedure of intimidation by RSS and BJP. This happened to M.M. Kalburgi ji, this happened to Gauri Lankesh ji, and moreover this thought has killed Mahatma Gandhi, has defeated Baba Saheb Ambedkar in polls. So when they haven't spared Mahatma Gandhi, they have not spared Baba Saheb Ambedkar, who am I? I'm nothing in front of those giants. They can't speak for themselves. Why is BJP speaking for them? What is RSS so afraid of? कांग्रेस आरएसएस को आजादी के बाद शुरू से ही टारगेट करने को कोशिश किया। आजादी का 1 साल बाद आरएसएस को बैन किया। क्या हुआ? 1975 में
इंदिरा गांधी जी ने आरएस को बैन करने का कोशिश किया, क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी को नहीं हुआ, ये प्रियंका खरगे को हो सकता है क्या? एक दिन का रूट मार्च के लिए इतना वो घबराए हैं, उसको इतना दुख पहुंचा है। अभी आरएसएस एक बड़ा पेड़ है, उसको कोई नहीं गिरा सकते। तो दरअसल संघ का विरोध करने वाले प्रियंका खड़गे जैसे नेताओं को यह पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों में कई बार संघ को इसी तरह से पीछे धकेलने की कोशिश हुई है, लेकिन विरोधियों को हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि संघ आज 100 वर्ष पूर्ण करके संसार का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। दरअसल हमारे देश के इन जैसे नेताओं को आरएसएस को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा। आइए सुनते हैं इस बारे में पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर का क्या कहना है। एक बार नहीं, कांग्रेस ने कई बार संघ को विवादों में घसीटने की कोशिश की, मगर हर बार उसे खुद ही चोट खानी पड़ी। चाहे गांधी जी की हत्या के बाद आरोप लगाने की बात हो या सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं से दूर रखने की बात हो, राजनीतिक हताशा का मामला है। राहुल गांधी ने भी संघ पर आरोप लगाए, फिर सफाई देने के लिए न्यायालय में दौड़ना पड़ा। राहुल गांधी जैसी अधूरी जानकारी और बेचैनी आज कुछ क्षेत्रीय नेताओं में भी दिखाई देती है। वो संघ पर प्रहार करके अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि संघ का दृष्टिकोण राजनीति से परे है, समाज और राष्ट्र के निर्माण का है। संघ किसी का विरोधी नहीं है, उसका उद्देश्य है सर्वेषाम अविरोधेन, बिना किसी का विरोध किए सदा चलने वाला। संघ विरोधी मानसिकता रखने वाले कांग्रेस के नेताओं को पूरा सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्हें इतिहास के कुछ तथ्यों, तर्कों और सबूतों के माध्यम से आज यह बताना होगा कि संघ को कुचलने का जो काम नेहरू नहीं कर पाए, वो प्रियंका खड़गे जैसे नेता कैसे कर सकते हैं। दरअसल आजादी के बाद से कांग्रेस के कई बड़े नेता आरएसएस सिंड्रोम के शिकार रहे हैं, और यह सिंड्रोम आज के कांग्रेस नेताओं के अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है। तो कांग्रेस का यह संघ विरोधी सिंड्रोम उस समय सामने आ गया था जब पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 1947 से ही नेहरू आरएसएस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, और अपनी वैचारिक नफरत की वजह से नेहरू संघ पर आए दिन कई आरोप जड़ते रहते थे। असल में उस दौर में देश की हर सांप्रदायिक समस्या के लिए नेहरू आरएसएस को ही जिम्मेदार मानते थे, जबकि यह सांप्रदायिक समस्या बंटवारे की वजह से, विभाजन की वजह से पैदा हुई थी, जिस पर कांग्रेस ने मोहर लगाई थी। इस बंटवारे में आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी नेहरू अपनी भूल मानने के बजाय संघ को कटघरे में खड़ा करते थे। आजादी के बाद जब दिल्ली में दंगे हुए तो नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। जब अजमेर में दंगे हुए तो नेहरू ने इसका ठीकरा भी आरएसएस के सर पर फोड़ दिया, और यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे भी नेहरू आरएसएस का हाथ मानते थे। यहां तक कि इन दंगों के बाद नेहरू संयुक्त प्रांत यानी आज के यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत पर संघ के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का प्रेशर भी बना रहे थे, और इसका सबूत मिलता है नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने 29 दिसंबर 1947 को पंत को भेजा था। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 222 पर प्रकाशित हुए इस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि प्रिय पंत जी, आपने कहा था कि आप आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। यह कब होगा? मुझे लगता है कि अगर यह जल्दी किया जाता है तो बेहतर होगा। तो नेहरू ने जो पत्र पंत को लिखा था, क्या आपने उस पत्र की तारीख पर गौर किया? वो तारीख थी 29 दिसंबर 1947, यानी तब तक गांधी जी की हत्या भी नहीं हुई थी, लेकिन नेहरू उसके पहले ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का पूरा मन बना चुके थे। संघ के लिए नेहरू के मन में इस कदर पूर्वाग्रह था कि उसके अच्छे काम भी, संघ के अच्छे काम भी नेहरू को बर्दाश्त नहीं होते थे। संघ उस समय पाकिस्तान से लुटपिट कर आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को तन मन धन से उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन नेहरू ने कभी इसकी प्रशंसा नहीं की। खैर, प्रशंसा तो छोड़िए, नेहरू के कई बयानों से तो ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान बनाने वाली जिन्ना की मुस्लिम लीग की तुलना में आरएसएस को देश के लिए बड़ा खतरा मानते हैं, और इसका सबूत मिलता है नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने मद्रास प्रांत के तत्कालीन गृह मंत्री सुब्बा रायन को लिखा था, जो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 3 पर।
5 जनवरी 1948 को लिखे गए इस पत्र में नेहरू लिखते हैं, प्रिय सुब्बारायन, हमें आरएसएस पर खास तौर से नजर रखना चाहिए। हमने बहुत सारे सबूत देखे हैं जो बताते हैं कि हमारी हाल की कई परेशानियों की वजह आरएसएस के लोग हैं। मुस्लिम लीग की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल एक अलग मुद्दा है। यह कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे भड़केंगे। भारत में मुसलमान आज पूरी तरह से डरे हुए हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये मुसलमान कोई मुसीबत खड़ी करें। जो भी हो, मुझे मुस्लिम लीग की बैठकों को रोकना गलत लगता है। मुझे मुस्लिम लीग की बैठक पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र 5 जनवरी 1948 को मद्रास प्रांत के गृह मंत्री को लिखा था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यह पत्र बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। अब इसे समझिए। इस पत्र में नेहरू जहां एक तरफ आरएसएस को देश के लिए खतरा बताते हैं, वहीं इसी पत्र में नेहरू मुस्लिम लीग को क्लीन चिट देते नजर आते हैं। खास बात है कि आजादी के बाद भी मद्रास प्रांत, जिसमें आज वर्तमान का तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र आता है, वहां मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा सक्रिय थी और वो वही इस इलाके में लगातार मुस्लिम लीग जलसे और बैठक कर रही थी। लेकिन फिर भी नेहरू को जो सारा खतरा है वो आरएसएस से दिखाई देता था और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली मुस्लिम लीग तो उन्हें निर्दोष लगती थी। नेहरू जी का साफ तौर पर मानना था कि इस देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम सांप्रदायिकता से कोई खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा आरएसएस से है। नेहरू ने अपने इन विचारों को 5 जनवरी 1948 को ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने प्रकट किया था। मुख्यमंत्रियों को लिखा यह पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 305 पर, जिसमें नेहरू लिखते हैं कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अब सर उठाने के लिहाज से बहुत कमजोर है। भारत के भीतर आज हम जिस सांप्रदायिकता से निपटना है हमें, वह हिंदू और सिख सांप्रदायिकता है, जो हाल ही में बहुत ज्यादा आक्रामक और असहिष्णु हो गई है। नेहरू आगे लिखते हैं कि इस बात के सबूत मिले हैं कि आरएसएस ने हाल की भयानक घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के नेता कहते हैं कि संघ राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी नीति और कार्यक्रम राजनीतिक, अत्यधिक सांप्रदायिक और हिंसक गतिविधियों पर आधारित हैं। उन्हें नियंत्रण में रखना होगा और हमें उनके पवित्र कार्यों से गुमराह नहीं होना चाहिए, जो उनकी नीति से पूरी तरह भिन्न है। तो नेहरू ने कई बार आरएसएस के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन किया, लेकिन हमने अभी तक आपको जानबूझकर उनके सिर्फ उन्हीं बयानों को दिखाया है जो उन्होंने गांधी जी की हत्या के 1 महीने पहले संघ के बारे में दिए थे। इन बयानों को पढ़ने और समझने के बाद यह स्पष्ट होता है, यह साफ होता है, यह साबित होता है कि नेहरू जी गांधी जी की हत्या के पहले से ही आरएसएस की नकेल कसना चाहते थे और गांधी जी की हत्या के बाद यह मौका उनके हाथ में आ गया और उन्होंने यही किया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन संघ के प्रति बदले की भावना से ग्रस्त नेहरू यह नहीं जानते थे कि गांधी हत्याकांड के बाद संघ पर आरोप लादकर उस पर प्रतिबंध लगाना तो बहुत आसान है, किंतु उसे गांधी का हत्यारा साबित करना एक बहुत कठिन कार्य था। लेकिन नेहरू ने इसके लिए भी पूरे प्रयास किए, जैसा कि आज के प्रियांक खड़गे जैसे कुछ कांग्रेसी नेता इशारों ही इशारों में अक्सर करते रहते हैं। तो नेहरू सरकार ने गांधी जी की हत्या में आरएसएस का नाम घसीटकर न केवल संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी 1 अक्टूबर को किया था। इस दौरान देश भर में हजारों हजार संघ के निर्दोष स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करके उन पर जबरदस्त अत्याचार किए गए। लेकिन शुरू से ही गृह मंत्री सरदार पटेल का यह मानना था कि गांधी जी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू हर हाल में संघ को फंसाना चाहते थे। वो बार बार पत्र लिखकर सरदार पटेल पर दबाव बना रहे थे और संघ को कुचलने की मांग कर रहे थे। नेहरू के इन्हीं पत्रों से परेशान होकर सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के सिर्फ 28 दिन बाद यानी 27 फरवरी 1948 को नेहरू को एक कड़ा पत्र लिखा और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार में।
इस पुस्तक का संपादन स्वयं सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी वी शंकर ने किया है। इस पुस्तक के पेज नंबर 294 पर लिखा हुआ है, उसे हर प्रियांक खड़गे जैसे कांग्रेसियों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए जो आरएसएस पर अक्सर झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो सरदार पटेल ने नेहरू जी को लिखा था कि मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। आरएसएस का इस हत्याकांड में कोई संबंध नहीं है। ध्यान से सुनिए, सरदार पटेल ने लिखा था कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। गांधी हत्याकांड में कई सूचनाएं हमें गुमनाम सूत्रों से प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच होने पर उनमें से 90% झूठी पाई जाती हैं। हम जब गुमनाम सूचनाओं पर आरएसएस के लोगों को पकड़ते हैं तो हम पर यह आरोप लगता है कि हम निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस रहे हैं। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या का षड्यंत्र उतना व्यापक नहीं था जितना कि माना जा रहा है। यह सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। तो इस तरह से नेहरू अपने पूरे जीवन भर आरएसएस को कुचलने की कोशिश करते रहे। वो हमेशा आरएसएस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहे। लेकिन विधि का विधान देखिए कि अपनी मृत्यु से 488 दिन पहले यानी 26 जनवरी 1963 को उन्हीं प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी आंखों के सामने गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस के स्वयं सेवकों को पूरी आन बान और शान के साथ परेड करते हुए देखा। जी हां, 1963 को 26 जनवरी की परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक भारतीय सेना के साथ शामिल हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ था, आइए इसका पूरा सच भी हम आपको बताते हैं। तो यह तो आपको पता होगा कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। इस युद्ध में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कई सेवा के कार्य किए थे, जिनकी पूरे देश में बहुत प्रशंसा हुई थी। इसीलिए कई स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ आरएसएस को भी अगले साल यानी 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका दिया गया था। लेकिन यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि नेहरू सरकार के इस फैसले का कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से विरोध किया। यानी आरएसएस का जो सिंड्रोम है कांग्रेसियों के दिमाग में वो तब भी था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने आरएसएस की टुकड़ी को रोकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इस तरह से खाकी निक्कर, चमड़े का बेल्ट, सफेद शर्ट, काली टोपी और चमचमाते हुए जूते पहनकर आरएसएस के स्वयंसेवक पूरी आन बान शान से गणतंत्र दिवस में राजपथ पर परेड करते हुए निकले। इस एक दृश्य ने, इस एक तस्वीर ने, इस एक मंजर ने ऐसा समा बांधा कि इसकी चर्चा अगले दिन सभी अखबारों में हुई। और ये सब नेहरू जी की आंखों के सामने हुआ था। तो प्रियांक खड़गे जैसे कांग्रेस के नेताओं को यह पूरा सच पता होना चाहिए जो आज हमने उन्हें बताया है। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कर्नाटक कांग्रेस की अंदरूनी कलह का क्या है पूरा सच और क्या है इससे आरएसएस का कनेक्शन। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। नई स्कूटी, कांग्रेट्स। कैब और रिक्शे का चक्कर बंद, अब घर से सीधे कॉलेज और शायद पार्ट टाइम जॉब भी। नई जीएसटी से स्कूटी और बाइक हुए 8,000 रुपए तक सस्ते। नए जीएसटी से आसान हो रही है यूथ की जिंदगी। भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया,
अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो आरएसएस के सवाल पर जहां सीएम सिद्धारमैया और प्रियंका खड़गे सख्त रुख अपना रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने इसी साल 21 अगस्त को कर्नाटक विधानसभा के अंदर आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की कुछ लाइनें गाकर सबको हैरान कर दिया था। और इतना ही नहीं, 22 अगस्त को जब सफाई देने आए तब भी उन्होंने कर्नाटक में शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण में आरएसएस की भूमिका की तारीफ कर दी। जबकि उनके ही कैबिनेट सहयोगी प्रियंका खड़गे सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और आरएसएस की गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वहीं सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया तो आरएसएस के विचारों की तुलना तालिबान से करते हुए संगठन की गतिविधियों पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यह कांग्रेस के भीतर ही विचारों का टकराव है या फिर कर्नाटक कांग्रेस की कोई अंदरूनी कलह है जो आरएसएस के बहाने खुलकर अब सामने आ रही है। जानकारों का मानना है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही है और इसी साल नवंबर में सीएम के तौर पर सिद्धारमैया के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही खेमे एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धारमैया का खेमा जहां कैबिनेट फेरबदल चाहता है, लेकिन शिव कुमार के खेमे को लगता है कि यह फेरबदल सिद्धारमैया के समर्थकों की चाल है ताकि उस अनकही डील को रोका जा सके जिसके तहत सिद्धारमैया को अगले महीने सीएम पद छोड़ना है और शिव कुमार को सीएम बनाना है। और खबरों के मुताबिक मई 2023 में जब सरकार बनी थी तब हाईकमान ने एक समझौता कराया था जिसके तहत सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों 5 साल के कार्यकाल में बराबर समय के लिए सीएम रहेंगे, ऐसे सहमत हुए थे और अब वो तारीख करीब आ रही है। यही वजह है कि सिद्धारमैया गुट आरएसएस को निशाने पर ले रहा है ताकि वो कांग्रेस आला कमान के विचारों के करीब नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार हमेशा आरएसएस पर हमलावर रहे हैं। इसलिए आरएसएस का तूफान खड़ा करके सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने में जुट गए हैं, ऐसा जानकार मानते हैं। आइए सुनते हैं राजनीतिक विश्लेषक दिव्यांश काला का इस पूरे मामले में क्या कहना है। अभी तक कर्नाटक कांग्रेस जिन 2 धड़ों में बटी थी, जिसमें एक DK शिव कुमार का धड़ा था और दूसरा अभी के वहां के मुख्य कर्नाटक कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। परंतु अब हाल में प्रियंका खड़गे का यह बयान ये दिखाता है कि वो एक डार्क हॉर्स के रूप में वहां पर एक प्रभुत्व स्थापित करने की जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर के भीतर एक साफ रूप से दिख रही है। इस बयान के माध्यम से अराजक वामपंथ के हाथ में, अर्बन नक्सली के हाथ में काम करने वाली कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपनी करीबी का इजहार करने के लिए ही प्रियंका खड़गे इस प्रकार का बयान संघ के विरोध में बोल रहे हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।